Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. सभी लोग से ये एक्सपेक्टेशंस तो है मेरी कि कॉफी पी के आप पढ़ने बैठ चुके होंगे अब तक बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि विजन आईएएस ये जो मंथली मैगजीन है उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला जो सेक्शन था इसका पॉलिटी का उसको हमने दो पार्ट्स में कवर कर लिया है। अब आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन है उसको पढ़ रहे हैं। होपफुली ये भी दो जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज काफी इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो कि पता होना चाहिए। तो इट विल टेक 2 सेशंस एंड वी विल बी कवरिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, फिर हम चलेंगे हमारे इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पहला जो टॉपिक इन्होंने यहाँ पे बोला है दैट इज योर द यूनाइटेड किंगडम और जो इंडिया इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा जो रिलेशन है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया और यूके की जो रिलेशन है क्यों पढ़ रहे हैं हम, न्यूज में क्यों आया है। तो पहली बात तो ये देखो कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग जो है अभी अभी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है रिसेंटली। Now you will say that what is this 2+2 डायलॉग। तो कोई भी दो कंट्री इनके बीच में एक तरह से इंटरनेशनल मीटिंग होती है दो कंट्रीज के बीच में, जहां पे इनके डिफेंस मिनिस्टर्स और जो फॉरेन मिनिस्टर्स है दोनों कंट्रीज के वो आते हैं और मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दैट इज द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ठीक है, ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की, तो मतलब इंडिया से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है और हमारे जो एस जयशंकर जी यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और यूनाइटेड किंगडम से भी ये दो मिनिस्टर्स आते हैं और यहाँ पे मीटिंग हुई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहली बात। अब और क्या इस न्यूज में हम पढ़ सकते हैं that the 2+2 dialogue at a senior official level। अब ये वही समझा रहा है जो अभी अभी हमने आपको बताया कि ये मीटिंग का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मैकेनिज्म है to discuss and review all the aspects of India UK comprehensive strategic partnership। Now एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने यूज किया है, ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, so what is this term? This term is about the comprehensive strategic partnership. I repeat, comprehensive strategic partnership। दो कंट्रीज के बीच में अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टर्म यूज हो रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन में उसका मतलब होता है ये दो कंट्रीज एक दूसरे में बहुत ज्यादा क्लोज है with respect to the trade, with respect to the defense, with respect to the investment, with respect to the technology, with respect to the various other sectors, right? तो इनकी जो पार्टनरशिप है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। At that moment, we call it as a strategic partnership। ठीक है, so the possibilities for further collaboration, particularly in the areas of trade and investment, defense, critical and emerging technologies in the Indo-Pacific were discussed by two sides। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दोनों जो साइड्स है यहाँ पे इन्होंने ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में किया, डिफेंस को लेके किया, जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होके आ रही है इन सब के ऊपर इन्होंने अपना जो डिस्कशन है वो किया। ठीक है, बिल्कुल किया। नाउ what are the possibilities for further collaboration, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इंडिया और यूके के जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आया है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस के बारे में। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस के बारे में देखो एक टर्म यहाँ पे है इंडो पैसिफिक। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक। इस पीडीएफ के अंदर में भी बहुत बार आ गया। आप एक अटेम्प्ट दे लो, दो अटेम्प्ट दे लो, दुनिया भर के अटेम्प्ट दे लो, आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन इंडो पैसिफिक टर्म आपको सुनने में आएगा ही आएगा। दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक को डिटेल में हम अगले टॉपिक में करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि इंडियन ओशन और उसके नियर बाय जो पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है उसको इंडो पैसिफिक बोला जा रहा है। और वहां पे चाइना का जो आपके पास क्या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों कंट्री इंडिया और यूके जो है एक स्ट्रैटेजिक तरीके से एक साथ कन्वर्ज हो सकती है। ठीक,
देन 2021 में दोनों ने ही, इंडिया और यूके ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको साइन किया था, दैट इज इंडिया यूके 2030 रोड मैप, कि 2030 तक इंडिया यूके का इन्होंने एक रोड मैप जो है वो तैयार किया था, जिसके अंदर ये लोग हेल्थ के बारे में, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इन सबको लेके बात करें। अब दूसरा इनका रिलेशन देखते हैं हम ट्रेड के अंदर। बायलेटरल जो ट्रेड है इंडिया और यूके का, वो टोटल है आपके पास 36.3 बिलियन यूरोस का, राइट। लेकिन उसमें इंडिया क्या है, सरप्लस में है। अब फिर इन्होंने क्या किया, एक साइन किया एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप। इस एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप में इंडिया और यूके कहता है कि आज हमारा ट्रेड है भाई 36.3 बिलियन फलाना यूनिट, इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 2030 तक। और इसी के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लॉन्च किया। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दो तरह के क्या हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये आपके पास दो हो सकते हैं, एक बायलेटरल हो सकता है, दैट इट कुड बी द बायलेटरल, और एक यहाँ पे हो सकता है मल्टीलेटरल। ओके, बायलेटरल एंड द मल्टीलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बिटवीन नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत ज्यादा कंट्रीज के बीच में। तो इसमें होता क्या है कि जिन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो ट्रेड की रेस्ट्रिक्शंस है उनको कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया किसी से कोई चीज इंपोर्ट कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे कोई प्रोडक्ट वहां पे जा रहा है, तो उनकी भी तो कोई फलाना रूल्स होंगे कि भाई ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करो, यहाँ पे ये फीजिबल है या नहीं चेक करो। तो ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस होती है ट्रेड को लेकर, उसको इजी कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा नहीं कि सब मुफ्त में हो रहा है, ना जी ना। तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम कर दिया जाता है। तो इन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसको भी यहाँ पे साइन किया। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसकी कुछ बेनिफिट्स है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। आपके पास डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, देखो चाइना आज की डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा है, एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसके प्रोडक्ट सब जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि इंडिया की बात करते हैं, सारे प्रोडक्ट चाइना से आ रहे क्योंकि सस्ता बिक रहा है, तो जनता क्या लेगी, सस्ता प्रोडक्ट लेगी। तो अगर मैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूके के साथ साइन कर रही हूँ, मतलब मेरा प्रोडक्ट, मेरा ट्रेड उसके साथ इजी हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट इजी से वहां पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो चाइना से डीकपलिंग होगी, चाइना की प्रोडक्ट हम थोड़ा सा दूर भागेंगे, विच इज अ गुड थिंग। बस आज की डेट में बहुत ही मोनोपोली कर रहा है ना। तो ये सब फायदे हो सकते हैं आपके पास फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके। दूसरे इनके रिलेशन के बारे में क्या है, दैट इंडिया और यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज जो है वो इन्होंने तैयार किया है, राइट। Bridge. It was announced to leverage the expertise and investment in support of India's national infrastructure pipeline. इंडिया ने अपना ऑब्वियसली एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार किया कि इंडिया के हर एक रीजन में हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिससे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। डिफेंस के अंदर डिफेंस जो है उसकी बात करते हैं, तो डिफेंस और इंटरनेशनल डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2015 ये लॉन्च करी गई है टू प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप एंड डायरेक्शन टू इवॉल्विंग द इंडिया यूके डिफेंस रिलेशन। अब देखो कंट्रीज जो होती है आपस में मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस करती है, तो आर्मी को लेके ये सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है दैट अजय वॉरियर एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। अजय वॉरियर आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके के बीच में हुई है। कॉन्कर एक्सरसाइज नेवी से रिलेटेड है, इंडिया और यूके के बीच। कॉबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइजेस है, इंडिया और यूके के बीच में। क्लियर है, ओके। अब क्लाइमेट और एनवायरमेंट में इन दोनों ने, यानी इंडिया और यूके ने ग्रीन ग्रोथ इक्विटी जो फंड है उसको क्या किया है, साइन किया है। देन एजुकेशन रिसर्च के अंदर भी म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब साइन किए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। यूके RISIC दे हैव साइंड इट, राइट। तो अब चैलेंज क्या आ रहा है यहाँ पे कि भाई सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, इंडिया है, यूके है, भाई अपने अपने एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, आप 2+2 डिस्कशन भी कर रहे हो, आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा कोऑपरेशन के बाद भी
डिफेंस के अंदर जो कोऑपरेशन है, डिफेंस स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है वो अराउंड 2% है मात्र। दूसरा पॉइंट अगर जो कंसर्न का है, यूके स्टैंड ऑन द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इंडिया हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ है और यूके कहीं ना कहीं कई बार ऐसा आता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट करता है, लाइक पाकिस्तान जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। फिर इनकी चाइना को लेकर जो पॉलिसीज है वो भी थोड़ा सा डगमगा रही है। एक तरफ ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है चाइना को हम काउंटर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या करता है दैट ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको हेल्प कर रहा है। अब इंडिया जो है उसको देखो, चाइना का ना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें क्या कर रहा है कि वो लंबी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोड वगैरह बना रहा है। तो वो क्या है, क्या कर रहा है फलाना, हमको क्या लेना देना। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है उसका जो उसमें से एक जो फ्रेमवर्क है वो इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके वाला जो हिस्सा है वहां से जा रहा है। तो ये हमारी इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ है, इसीलिए हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर ब्रिटिशर्स यूके जो हमारे साइड है तो वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई, है ना। यानी वो दोनों तरफ है, और भाई जो सबकी तरफ होता है वो किसी का नहीं होता, सीधी सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे। फिर यहाँ पे है इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर। वीजा पॉलिसीज जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा ऑफ इमिग्रेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक और जो ट्रेड बैरियर्स है उस कुछ डेडलाइंस है ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखते हैं जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें कुछ मेजर कंक्लूजन निकाले गए हैं कंसर्न्स को लेके। सबसे पहली बात रूल ऑफ ओरिजिन का इशू, that liberal rule of origin may result in the European Union goods falsely labeled as the UK products exported to India at preferential duties। अब इसको थोड़ा सा समझो। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब एक प्रोडक्ट कहां से आ रहा है उसका लेबल उस पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट पूरे दुनिया में चाइना से घूम रहा है कि ये प्रोडक्ट भाई मेरे पास चाइना का फोन है, ये यूएसए में गया चाइना का प्रोडक्ट है, ये वियतनाम में गया चाइना का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको उसका लेबल होना चाहिए रूल ऑफ ओरिजिन का। क्यों होना चाहिए? मान लो कि चाइना से लगातार लगातार जो है प्रोडक्ट आए जा रहे हैं, सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट आए जा रहे हैं, तो इंडिया की जनता क्या कर रही है, खरीद रही है। तो ये हमारे लिए गलत हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस प्रोडक्ट को कोई भाव नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इंडिया की सरकार क्या करती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब टैक्स ज्यादा ले लीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा ले लीजिए, काफी चीजें ले लीजिए, तो उसका जो दाम है वो बढ़ जाता है। तब चाइना क्या करता है, चाइना अपना प्रोडक्ट बेचेगा वियतनाम में और वियतनाम से वो आएगा इंडिया में। तो बेसिकली चाइना का प्रोडक्ट घूम के इंडिया में आ रहा है क्योंकि उस पर टैग नहीं लगा हुआ है कि वो चाइना का है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि रूल ऑफ ओरिजिन जहां से प्रोडक्ट आ रहा है उसका लेबल होना चाहिए, वरना इसका मिसयूज हो सकता है। क्लियर? ओके। सेकेंड है यहाँ पे अबाउट द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। आईपीआर को लेके प्रॉब्लम, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है इन सबको लेके प्रॉब्लम, ये बड़े आप ये वे फॉरवर्ड कंक्लूजन आप अपने आप से देख लीजिए। अब हम चलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे इंडो पैसिफिक को थोड़ा सा डिटेल। इंडो पैसिफिक एक पर्टिकुलर रीजन का नाम नहीं है। ये टर्म जो है हवा में वायरल हुआ 2005-6 लगभग इस समय। तो हुआ क्या, इंडो पैसिफिक, पहली बात तो हमारी यूएसए की जो बाइडेन है उन्होंने एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट जो है वो दिया। वो कहते हैं कि पूरे विश्व के लिए, फॉर द कंप्लीट वर्ल्ड, इंडो पैसिफिक रीजन का फ्री ट्रांसपेरेंट होना। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर ट्रेड फ्री और ट्रांसपेरेंट है तो वो पूरे ग्लोब के लिए फायदेमंद है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो फ्री रहे ट्रेड से मामले। अब बार बार हम बोल रहे हैं फ्री रहे फ्री रहे, क्या दिक्कत है, कौन बैठा है वहां। तो हो क्या रहा है, चाइना का वहां पे डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और वो नहीं रुकने वाली है, ये सबको समझ आ गया है। आई एम अनस्टॉपेबल का गाना गाया जा रहा है और चाइना जो है एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है जी। तो अब जितनी भी बाकी के देश है उनको हो रहा है डर, ठीक है। अब क्यों डर हो रहा है,
यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड तो नहीं है, मैं छोटा सा डायग्राम जो उसको आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंडिया, यहाँ पे वो आपके पास सारे आइलैंड्स वगैरह है और ये पूरा एरिया आपके पास क्या है, एक इंडियन ओशन वाला और पैसिफिक ओशन वाला। तो यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट है। स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, एक बहुत ही नैरो पैसेज होती है वाटर बॉडी का। स्ट्रेट्स आर द नैरो पैसेजेस ऑफ द वाटर बॉडी, जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है और कॉन्टिनेंट्स को क्या करती है, या फिर लैंड मास को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे ट्रेड क्या हो रहा है, इनमें से जो शिप्स होती है ट्रेड वाली वो गुजर रही होती है। अब अगर इस कोई रास्ते को ब्लॉक कर दे, स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, तो ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड पॉसिबल नहीं है। और यही यहाँ पे डर है कि चाइना की जो मोनोपोली है यहाँ पे बढ़ रही है, तो अगर उसने ये रास्ते ब्लॉक कर दिए तो भाई पूरी दुनिया का ट्रेड डगमगा जाएगा। इसीलिए बात बात पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में आके ग्रुप बनाती है कि किस तरह से यहाँ पे चाइना को काउंटर किया जाए, और उसी वजह से ग्रुप बनाया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये जो ग्रुप है वो किसने बनाया है, यूएसए ने बनाया है 2022 में टोक्यो में। तो 2022 में टोक्यो के अंदर आपके पास क्या हुआ, क्वाड की समिट हो रही थी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्वाड कौन सी समिट है, क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, ओकस के बारे में लिखेंगे। ओके, नहीं पता होगा तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2022 में भाई क्वाड की मीटिंग हो रही थी जापान के अंदर, सब लोग वहां पहुंचे और सबको उम्मीद बिल्कुल थी कि भाई बाइडन जी कुछ ना कुछ तो धमाधम मतलब मस्त वाला अनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक, और ये साइन किया आपके पास यूएसए ने और उनके बाकी के जो पार्टनर कंट्रीज है उन सब लोगों ने। और जो एम या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बताया गया कि हम लोग इकोनॉमिक एंगेजमेंट पे स्ट्रेंथन करेंगे। हम सारी कंट्रीज आपस में क्या करेंगे, इकोनॉमिक डायरेक्टली कोई नहीं बोलता कि भाई चाइना को काउंटर करना है ना, क्यों बोलेगा कोई डायरेक्टली। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब भी क्या होता है कि हमको डायरेक्टली नहीं बोलना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी हैव टू काउंटर द इकोनॉमिक एंगेजमेंट अमंग द पार्टनर कंट्रीज with the goal of advancing the growth, peace, prosperity in the region. अब यहाँ पे 14 पार्टनर कंट्रीज है, यहाँ पे 14 पार्टनर कंट्रीज है, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करेंगे। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया इज पार्ट, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चाइना इसका हिस्सा नहीं है, तो इनडायरेक्टली मैसेज जा चुका है कि ये चाइना के खिलाफ है। अब ये सारी कंट्रीज जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करी है वो यहाँ पे 40% पूरी वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। 28% जो टोटल गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यानी ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज है। तो अब ये ठीक है भाई, काउंटर करना है, ये कंट्रीज है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को करेंगे, किस मतलब है क्या, पिलर क्या है भाई, क्या बात क्या कर रहे हो इस फ्रेमवर्क में, आप ये बताओ आप। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई हम 4 पिलर है, इन पे काम करेंगे और आपको इन चारों पिलर को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहला पिलर यहाँ पे बोला है कि भाई ट्रेड, कनेक्टेड इकोनॉमी यानी कि ट्रेड। फिर इन्होंने दूसरे पिलर में बात करी है रेजिलिएंट इकोनॉमी, सप्लाई चेन। और तीसरा इन्होंने बात करा है क्लीन इकोनॉमी। और चौथा इन्होंने बात करा है फेयर इकोनॉमी। तो बाकी की जो कंट्रीज है तो बोलती है कि क्लीन इकोनॉमी ठीक है, फेयर इकोनॉमी ठीक है, सप्लाई चेन ठीक है, फलाना सब ठीक है। ट्रेड में क्या कर रहे हो आप ये बताओ, बाकी सब तो हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं, नया क्या है इसका, ट्रेड में क्या कर रहे हो भाई। क्योंकि ट्रेड में जब भी बात होती है तो क्या होता है कि या तो आप हमें अपना मार्केट एक्सेस दे रहे हो या फिर आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर रहे हो, ट्रेड की जो रेस्ट्रिक्शन है वो कम कर रहे हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो। तो बाइडेन जी ने अपना जो है हाथ उठा लिया, मुंह फेर लिया, तो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ना अलग ट्रेड एग्रीमेंट है। अलग क्या है कि हम इसमें ट्रेड के बारे में बात करेंगे लेकिन इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस कम नहीं हो रहे हैं, मतलब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है वो सब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज जो है उन्होंने थोड़ा सा मुंह खुला लिया कि ये क्या बात हो गई, ये तो उल्लू बनाने वाली बात हो गई है ना। आप इनडायरेक्टली हमें यूज कर रहे हो चाइना को काउंटर करने के लिए, हमें मिल क्या रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो फायदा हमको क्या हो रहा है ये भी तो बताओ, और कुछ फायदा हो नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका क्रिटिकल था जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने आलोचना करी इसकी। और यही रीजन है कि बाद में इंडिया ने इसमें जो है निकल चुका था इंडिया से। ठीक है, तो ट्रेड को लेके अगर जो लीडिंग एजेंसी है इसमें वो है आपके पास यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड पिलर,
और एक और बात यहाँ पे करी गई थी कि आपको चारों पिलर जो है उस पर काम करना पड़ेगा। तो अब दुनिया कह रही कि पहली बात तो ये बाइंडिंग है नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, और ट्रेड में कोई आप हमको फायदा दे नहीं रहे हो, तो एक खोखला सा आपने बना दिया है, क्या बना दिया है समझ आ नहीं रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी काफी लूप होल्स है, तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल ये रहा नहीं। तो ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट वर्सेस आईपीएफ, जैसे कि आपके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आरसीईपी, इससे भी इंडिया निकल चुका था, तो ये सब ट्रेडिशनल एग्रीमेंट्स है। अब ये जो इंटरनेशनल आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि बहुत कम पॉइंट्स है, फिर भी अब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई, कि अब बाइडेन जी ने बनाया है प्रेसिडेंट है कहीं के, तो दो तीन पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। है खोखला, कुछ खास बड़ी बात है नहीं इसमें, कंट्रीज खुश हुई नहीं, उल्लू बनाने वाला काम कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसको हम देख सकते हैं। पहला है यहाँ पे कॉमर्स ट्रेड को लेके नए रूल्स यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है। फिर उन्होंने बोला जो इंडो पैसिफिक है वहां पे हम क्या करेंगे, फ्री, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव का जो रास्ता इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। देन सप्लाई चेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूएस के जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे आप हो सकते हैं, और चाइना की जो ऑल्टरनेटिव तो वो हम ढूंढेंगे, तो ये सब बकवास बात है, क्योंकि वो उल्लू बना रहा है, उसको सिर्फ काउंटर करना है चाइना को, और अपने यहाँ ट्रेड से रिलेटेड कुछ फायदा वो कर नहीं रहा। अब जो कंसर्न है वो हम देख लेते हैं, दैट इज कंसर्न ऑन ड्यूरेबिलिटी। यूएसए ना, मतलब आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, बोलता कुछ है करता कुछ है, अपनी बात में ही नहीं रहता, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें भरोसा कम है ना। तो द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मे एडवर्सली इम्पैक्ट द आईपीएफ। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, और बाद में बहुत ही अब्रप्टली विड्रू भी कर लिया वहां से ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हुई थी, तो यूएस ने कहा हम स्ट्रॉन्ग लीडर है, हम करेंगे मिलकर कुछ करेंगे, लेकिन जब वहां पे ट्रम्प की सरकार आई, विड्रॉ कर लिया। तो वहां पे जो पॉलिटिक्स की अनसर्टेनिटी, उसका कुछ कह नहीं सकते। फिर यहाँ पे है डीकपलिंग इज चाइना डिफिकल्ट, कि आप बोल रहे हो चाइना को पूरा बॉयकॉट कर देंगे, डीकपल कर देंगे, कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है भाई, मतलब चाइना ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, उसके रिलेशन से अच्छे खासे कंट्री से, हर कोई ज्यादा उसको वो नहीं कर सकता, वरना खुद को नुकसान होगा, राइट। अच्छे अच्छे के वो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स है, राइट। देन यहाँ पे बात हो रही है बाइंडिंग कमिटमेंट की, बाइंडिंग ही नहीं है तो क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आप वे फॉरवर्ड में देख सकते हैं कि आप इसको इंसेंटिवाइज करो पार्टिसिपेशन को, इंश्योर द बाइंडिंग रूल्स है यहाँ पे, बैलेंस अप्रोच टुवर्ड्स द चाइना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और है, इंडो पैसिफिक वाले जो टॉपिक्स आज हम देख लेते हैं, और फिर जो ये आसियान वाला है उसको हम कल देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा डिटेल में पड़ेगा। इंडो पैसिफिक क्या है क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात हो रही है, तो आईपीआरडी दैट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये एक बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इंडियन नेवी है, हर साल ये आपके पास एक एक्टिविटी करती है, एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है हर साल करती है। और इस बार की दैट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 को जो था, उसका यहाँ पे जो थीम था, या फिर आप टाइटल बोल सकते हो, वो था जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट अमॉन्ग द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, तो इस बार इंडो पैसिफिक पे जियो पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस है, तो इस बार का थीम क्या है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट अपॉन द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अब सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो किसने करी थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ओके। इसका एम क्या है कि जो भी मैरीटाइम के अंदर ट्रेंड है उसको रिव्यू करना, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, आप उसको रिव्यू करते रहो, उस तरह से आप थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग करते रहो, सोल्यूशन दीजिए आप। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। अब ये जो आगे की टॉपिक्स है उसको हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर ये खत्म हो जाएगा। एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड सेक्शन, जो कि है इकोनॉमी का। इसका पहला टॉपिक होने वाला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डीपीआई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।